हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल 2024 ईयर में पूछे गए परसेंटेज के सभी अच्छे सवाल कराऊंगा। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जिसमें 11 तो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे और 3 इलेक्शन के क्वेश्चंस है। इलेक्शन के क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। और बाकी 11 क्वेश्चंस भी ठीक ठाक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल जो एग्जाम में आपके 40 से 50 क्वेश्चन परसेंटेज के होंगे, तो अगर ये देख लेते हैं तो वो सारे आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी थे, ठीक है। तो पूरी वीडियो देख लेना ये, जिससे कि कोई भी चीज़ छूटे ना। क्वेश्चन कोशिश करना सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। बाकी आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी फ्री प्ले लिस्ट अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और एक अलग से मैंने सेपरेट प्ले लिस्ट बना दी है सीएचएसएल के क्वेश्चन की, तो वो भी देख सकते हो, जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक ही जगह पे आपको चैप्टर वाइज मिल जाए, ठीक है। और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है मेरे पास, 2 सक्सेसिव ईयर्स में, जहां पे पहले ईयर में 75 एम्प्लॉइज एक कंपनी के एक डिपार्टमेंटल एग्जाम में अपेयर होते हैं, और उससे अगले साल में 50 एम्प्लॉइज कंपनी के डिपार्टमेंटल एग्जाम में अपेयर होते हैं। पहले साल 84% एम्प्लॉइज पास होते हैं, दूसरे साल 52%। तो हमें बताना ओवरऑल पासिंग परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली परसेंटेज में लिया है, लेकिन है ये एवरेज का सवाल, तो आप इसे डेविएशन से भी कर सकते हैं वरना बेसिक से भी कर सकते हैं। मैं बेसिक से करके बताऊं अगर आपको, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 75 है पहले, फिर 50 है। अगर हम यहाँ पे रेशियो में कर लें, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का हमें सिर्फ रेशियो चाहिए होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए होती, और हमसे आंसर भी परसेंटेज में पूछा गया है। तो हम किस तरीके से करेंगे, मैं कहूंगा यहाँ पे इनका रेशियो आ जाएगा 25 से काट के मेरे पास 3:2। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर ये हो गए मेरे पास, एवरेज कितना है इसका 84%, और यहाँ पे है 52%। अगर डायरेक्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 84, ये वाली वैल्यू 252% प्लस 52 इंटू 2 104% डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 5। सोल्व करके आंसर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे 104 इसमें ऐड करूंगा तो 356, और इंटू 2 करूंगा तो 71.2। ये वैल्यू मेरे पास आएगी परसेंटेज में। 4 ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी सेट बैठ रहा है, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। वरना आप यहाँ पे डेविएशन कंसेप्ट भी लगा सकते थे। आप कहते सर 52 को एवरेज मान लेता हूं, तो 52 तो एजीटी आ जाता, प्लस में डेविएशन कितने का 84 में 32 का डेविएशन है, कितने पे 3 पे, तो आया 96। 32 इंटू 3 96, कितने में बटेगा 3 और 2 5 में बटेगा, तो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम ऑप्शंस में देख रहे हैं 1/5 डिनोमिनेटर में बचा, पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप देखेंगे 96 को काटूंगा 19 1/5 आएगा, इसमें 19 जोड़ूंगा तो ये वाली वैल्यू 71 1/5%। दोनों तरीके से किया जा सकता है, बेसिक से भी या डेविएशन से भी। डेविएशन से कर रहे थे तो इस क्वेश्चन में कुछ लिखना नहीं था, आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सिर्फ इतना ही करते और क्वेश्चन खत्म हो जाता, आपका कुछ भी नहीं करना था। चलते हैं आगे। काफी बच्चे डेविएशन नहीं पढ़ के रहते, तो इसलिए मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 2 मेथड से किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है मेरे पास, 160 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के, ठीक है। सही कर दोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन को छोड़ दिया या फिर गलत अटेम्प्ट कर दिया, दोनों ही केसेस में हमारे पास 1 नंबर कटेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमारा एसएससी का एग्जाम होता है उससे। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के भी यहाँ पे 1 नंबर कटने वाले हैं। एक कैंडिडेट के 400 नंबर आए हैं टेस्ट में, तो हमें बता दो कितने क्वेश्चन उसने करेक्टली आंसर करे हैं। तो जिन लोगों को एलिगेशन का कंसेप्ट पता है वो एलिगेशन लगा सकते हैं, वरना बेसिक से कर सकते हैं। पहले बेसिक से बताऊंगा फिर एलिगेशन से। अगर बेसिक से करना है तो टोटल क्वेश्चंस कितने एग्जाम में 160। मैं मान लेता हूं उसने जो करेक्ट आंसर्स करे वो हो गए x, जो इनकरेक्ट या फिर अनअटेम्प्टेड, इनकरेक्ट या फिर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो मान लिया y। तो टोटल कितने होंगे, मुझे 160 दे रखे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के सही करने पे कितने नंबर, 4 नंबर, तो x क्वेश्चन सही करे तो 4x। अनअटेम्प्टेड या गलत करने पे 1 नंबर डिडक्ट होगा, तो प्लस -1 इंटू में y, इतने मार्क्स बनेंगे टोटल। और ये कितने दे रखे हैं 400। हमें बताना है कितने क्वेश्चन सही करें, हमें सिर्फ x का मान बताना है। तो क्या दिक्कत आ रही है इसे सोल्व करने में, सम कर दो, आपके पास यहाँ पे 5x आएगा, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 560, यही है। अच्छा, अगर मुझे 100 x का मान बताना तो 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड कर लो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर 10 से डिवाइड कर लो, एक ही बात है, दोनों तरीके से आप देख सकते हो। तो 56 इंटू 2 112, तो ये वैल्यू आ जाएगी 112, ठीक है। 0 हट जाएगी 0 से, ये आ गया x का मान, क्वेश्चन हो गया खत्म। एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास बेसिक,
ठीक है, ये तो हमेशा पकड़ के रखो। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें एलिगेशन से करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने मान लिया ये करेक्ट क्वेश्चन है, ये करेक्ट क्वेश्चन है। करेक्ट क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे? 4। इनकरेक्ट का कितना घटेगा? -1 या अनअटेम्प्टेड का। एवरेज में उसका मार्क्स कितना आया? आप कहेंगे सर 400 नंबर आए, कितने में से? 200 160 क्वेश्चंस में से। तो कितना मार्क्स मिले उसे एवरेज में? आप कहेंगे सर 2.5। तो एवरेज मार्क्स कितने मिले उसे? 2.5 प्रत्येक क्वेश्चन में। एलिगेशन लगा दूंगा तो 4 में से 2.5 घटाया तो 1.5। 2.5 में से 1 को घटाऊंगा तो क्या आएगा? 3.5। ध्यान रखना 2.5 माइनस -1 3.5। तो ये आ गया मेरे पास कितना? 0.5 से काट दिया 7:3। अच्छा, मेरे पास ये वाली वैल्यू 7:3, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया 10 टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 160 हैं। तो मेरे पास 1:16 के बराबर और 7:7 × 16 ये आ जाएगा 112। दोनों तरीके से देख सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए क्वेश्चन को सोल्व करने के। क्लियर है? एलिगेशन और बेसिक। बाकी बेसिक आसान था, एलिगेशन जिनने पढ़ रखा है अच्छे से वो एलिगेशन से डायरेक्टली सोचेंगे, आपके ऊपर है। कहता है मेरे पास सुरेश का, जो सुरेश स्टडी करता है एक शॉप का डेली सेल का पैटर्न क्या है, ठीक है, किस तरह से डेली सेल होती है। तो उसने देखा मंडे को सेल 10% डिक्रीज हो गई एज कंपेयर टू इट्स सेल ऑन संडे, और ट्यूसडे को सेल 10% इंक्रीज हो गई इन कंपेरिजन टू मंडे। अगर हमारे पास जो ट्यूसडे की सेल थी वो थी 1485, तो हमें बताना है संडे की सेल क्या रही होगी। तो सीधा सा क्वेश्चन है, संडे की सेल को अगर मैं एस मान लूं तो मंडे को 10% डिक्रीज हो गई तो क्या रह जाएगी? इसका 9/10 रह जाएगी। और हमारे पास क्या हुआ? ट्यूसडे को सेल इंक्रीज हो रही है 10% से, तो 11/10 हो जाएगी। और फाइनल सेल कितनी है? 1485। इजी है, ठीक है, सभी लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसमें सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 11 से काटूंगा तो 1 जा, और 3 जा और 5 जा, और इसे काटूंगा तो ये आ जाएगा 15, और मेरे पास एस का मान आ जाएगा 1500। एक तरीका तो ये हो सकता है क्वेश्चन को करने का, संडे की सेल। दूसरा तरीका आपके दिमाग में आ सकता है कि सर मेरे पास कोई वैल्यू थी, वो पहले 10% डिक्रीज हुई और फिर 10% बढ़ गई, नेट चेंज क्या होगा? आप कहेंगे सर 10 और 10 का हो रहा है तो 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 1% से मेरी वैल्यू डिक्रीज हुई होगी, 1% से वैल्यू रिड्यूस हुई होगी, और रिड्यूस होने के बाद मान कितना बन रहा है? 1485। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसे 1% घटा दो तो 1485 आए? तो आप इजीली देख सकते हैं कि सर 1% निकालना 1500 का आसान है, बाकी तीनों में तो पॉइंट्स में वैल्यू जाएंगी, ठीक है, एग्जैक्टली इसमें ही जाएगा। इसका 1% होता है 15, इसमें से 15 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? 1485। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जाएगा। ठीक, किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास, ये ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा लंबा सवाल बना रखा है आसानी। महीने के पहले दिन राजेश के पास कितने अंडे हैं? 500 अंडे हैं। फिर क्या होता है? उसने 20% अंडे पूरे दिन में बेच दिए और 20% एग्स नेक्स्ट डे की बिगिनिंग में ऐड कर दिए, तो होगा क्या? 20% सेल कर दिए तो 80% बचेंगे, तो 4/5, और 20% ऐड कर दिया तो आप कहेंगे सर 100 + b डिवाइडेड बाय 100, इतने हो जाएंगे अगले दिन की सुबह। ठीक है, अब फिर अगले दिन क्या होता है? फिर से उसने 20% एग्स को क्या करा? बेचा, और यही पैटर्न मेरा कंटिन्यू होता रहा टिल द एंड ऑफ थर्ड डे, और उसके पास 1024x बचे, तो हमें बताना है बी का मान क्या होगा। अब ध्यान रखो यहां पे क्या, पहले दिन क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है, उसने क्या करा? 4/5 मतलब 20% अंडे बेचे, ठीक है, दिन खत्म हो गया। अगले दिन की सुबह उसने, ये नाइट है, मॉर्निंग में ये करा पहला दिन, दूसरे दिन में भी सेम चीज रिपीट हुई, तो मैं कह सकता हूं यहां पे यार स्क्वायर कर देंगे। अब तीसरे दिन की बात करते हैं, तो तीसरे दिन, या फिर आप एक एक चीज लिख ही लो, दूसरे दिन में क्या हुआ होगा? फिर से 20% अंडे बेचे, दिन खत्म हो गया। अगले दिन तीसरे दिन की सुबह उसने क्या करा होगा? 20% अंडे ऐड करे होंगे, तो 100 + b डिवाइडेड बाय 100। और अब क्या होता है उससे? तीसरे दिन की सुबह, दूसरे दिन की सुबह ये काम हो गया, सॉरी एट द एंड ऑफ थर्ड डे पूछा ना, तो तीसरे दिन की सुबह। देखो ये फर्स्ट डे है, ये मेरे पास सेकंड डे की मॉर्निंग है, सेकंड डे की इवनिंग है, ठीक है, ये मेरे पास थर्ड डे की मॉर्निंग है, और थर्ड डे की इवनिंग में
तक क्या हुआ होगा, 20% एक्स फिर से सेल हुए होंगे, तो 4/5 हो जाएगा, थर्ड डे की इवनिंग हो गई। ठीक है, अब थर्ड डे खत्म हो चुका है, थर्ड डे खत्म होने के बाद उसके पास कितने एक्स हैं, 1024 है, तो हमें बताना है बी का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई गलती नहीं करनी है, आपको चीजें ध्यान से समझनी पड़ेंगी। मैं रिपीट करता हूं, एक मेरे पास राजेश है, उनके पास 500 अंडे। पहले दिन महीने के क्या होता है, 20% अंडे बेचे, दिन खत्म हुआ, अगले दिन सुबह 20% अंडे ऐड करे, फिर उस दिन शाम को फिर 20% अंडे बेचे, दिन खत्म हुआ, अगले दिन सुबह 20% अंडे ऐड करें, फिर उससे उस दिन 20% एक्स सेल करें। अब इस दिन के एंड में, थर्ड डे का एंड हो चुका है, इसके बाद उसके पास इतने एक्स हैं, तो हमें बी का मान बताना होगा कि क्या होगा। आई होप क्लियर है। अब इजीली आपको यहां पे चीजें दिख रही हैं कि 4/5 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि दिन तो पूरे 3 काउंट हुए हैं मेरे, और मॉर्निंग 2 काउंट हुई है, क्योंकि ऐड अगले दिन से किया था। तो यहां पे मेरे पास 500 इंटू में 4/5 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं, और इंटू में 100 प्लस बी डिवाइडेड बाय 100, इसे आप के फैक्टर से भी डिनोट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और ये आ जाएगा 1024। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास यहां पे आप कट करना स्टार्ट करें, 5 का क्यूब क्या होता है 125, इससे काटूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आएगा 4। अब यहां पे मेरे पास 4 का क्यूब है, और 4 की पावर क्या हो गया, यहां पे 4 की पावर 4 हो गया, 4 का क्यूब 64 इंटू 4 256, 256 1024 को कितने टाइम्स काटेगी, 4 टाइम्स काटेगी। तो मेरे पास 1 प्लस 100 प्लस बी डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर, 4 के बराबर। अगर दोनों जगह रूट लगा दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा कितना, 2 के बराबर। तो 100 प्लस बी डिवाइडेड बाय 100, अगर ये 2 है तो बी का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर बी का मान आ जाएगा सोल्व करके 100। ठीक है, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखो समझाने के पर्सपेक्टिव से इतना बड़ा हो गया, वरना जनरली जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो बड़ा इजीली हम 1-2 स्टेप में खत्म कर देते हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन पढ़ा, हमें समझ में आया यहाँ पे कि कितने स्टेप्स लग रहे हैं, 3 बार 20% डिक्रीज होगा, और 2 बार 20% क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैं दोबारा से लिखता हूं, मेरे पास क्या है 500 थे, ठीक है, 3 बार क्या हो रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है, तो सॉरी डिक्रीज हो रहा है, तो 20% डिक्रीज अगर 3 बार होगा तो मैं कहूंगा यहाँ पे 4/5 का क्या आएगा, क्यूब आएगा। और b% 2 बार इंक्रीज हो रहा है, तो फिलहाल मैं इसे k मान लेता हूं और 2 बार मान लेता हूं, तो k का फैक्टर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो k स्क्वायर लिख दिया, ये आया 1024। सोल्व करोगे तो आपके पास k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का मतलब इतना सा है कि पहले जनरली अगर वैल्यू 1 थी, रेशियो 1:2 है, तो पहले 1 था तो बढ़ के कितना हो गया, 2 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, आप कहेंगे सर 100% बढ़ गया, तो 100 ही मेरा बी का मान है, जो हर बार मैं इंक्रीज करता था। अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन में कहता है एक आदमी को 10 चेयर्स परचेज करनी है, और उनका जो कॉस्ट है वो इतना है। उसने बार्गेनिंग करी तो शॉपकीपर मान गया, और उसने प्रत्येक चेयर पे 20% का डिस्काउंट देने की बात कर दी। अब इसे देखते हुए पर्सन ने क्या कहा कि मैं 10% चेयर्स और परचेज करूंगा, तो हमें बताना है कि कॉस्ट क्या होगी जो चेयर्स उसने परचेज करी है। तो आप कहेंगे सर देखो 10 चेयर्स हैं या 50 चेयर्स है, उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल पहले 4500 रुपए की चेयर्स देने की बात की जा रही थी, ठीक है। अब उसने दुकानदार ने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 10 चेयर कितने की मिलेंगी, आप कहेंगे सर इसका 4/5 कर दो, 80% निकाल लिया, तो इतने की मुझे 10 चेयर मिल जाएंगी। अब 10% उसने क्या करना है, नंबर ऑफ चेयर्स को इंक्रीज करना है, तो जो टोटल कॉस्टिंग अभी बनी उसका 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना, तो 10% एक्स्ट्रा अगर मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा 11/10। क्वेश्चन हो गया खत्म। आप सोल्व कर लीजिए इसे, 50 से इसे काटूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 90। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 11 करूंगा तो 6, 3 + 6 9, और 3 और 1 0। ऑप्शन नंबर मेरा सी इज करेक्ट। क्लियर। तो नंबर ऑफ चेयर्स कितनी भी थी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस क्वेश्चन में। अगला सवाल मेरे पास, क्वेश्चन में क्या था, एक फ्रैक्शन दे रखा है मुझे 3/5, इसे डिक्रीज कर दिया हमने किससे, 2/5 से, तो 2/5 इसमें घटा दिया, और इस फ्रैक्शन को उसके बाद हमने इंक्रीज कर दिया किससे, 20% से। 20% से इंक्रीज करने का मतलब अपने आप का 120% होना, डेट इज मतलब 6/5 कर दिया। हमें बताना है कि ओरिजिनल वैल्यू से इसमें क्या इंक्रीज या डिक्रीज आया। तो ये तो मेरे पास न्यू वैल्यू हो गई, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 3/5 थी,
तो इसमें इंक्रीज या डिक्रीज हमें बताना, तो सोल्व कर लो। देखो यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, 3 - 2 1, 1/5 और इंटू 6/5। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 1/5 इंटू 6/5 है, और यहाँ पे कंपेयर करना है 3/5 से। तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ रेशियो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, तो ये बचेगा 2, सॉरी 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और इधर रह जाएगा 2। तो अगर मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, तो जो न्यू वैल्यू है वो कितनी है 2। कितना कम हो गया, 3 से कम हो गया। 3/5 कितना होता है 60%, तो वैल्यू मेरी कितने परसेंट से डिक्रीज हो गई 60% से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कमी कितने की हो गई 60% की। ठीक है, अगला सवाल, बस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट सारे के सारे ये आपने पढ़ भी रखे हैं, ध्यान से चलेंगे। कहता है मेरे पास गीता है, उसकी मंथली सैलरी 12,000 रुपीज है और सीता की मंथली सैलरी 10,000 रुपीज है। गीता की मंथली सैलरी पिछले साल की ये बात थी, इस साल क्या हुआ, गीता की सैलरी इतनी हो गई 14400 और सीता की सैलरी हो गई इतनी 12500। ठीक है, जो सीता की सैलरी में इंक्रीज है उसे तो हम डिनोट कर रहे हैं x% से, और गीता की सैलरी में जो इंक्रीज है उसे हम डिनोट कर रहे हैं y% से। तो हमें बताना है इसका मान क्या होगा। अब ध्यान से करो, देखो सबसे पहले हम गीता पे चलते हैं। गीता की सैलरी पहले 12,000 थी, अब 14400 हो गई। आपको भी पता है कितने परसेंट से बढ़ गई, क्या ये 20% से बढ़ गई। इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 2400 इसका कितना होगा 20%। तो मेरे पास गीता की सैलरी बढ़ी 20% से, और अगर मैं सीता की बात करूंगा, देखो 10,000 थी, 2500 बढ़ गई, तो कितना परसेंट बढ़ गया 25%। तो मेरे पास यहाँ पे y इसके बराबर x इसके बराबर हो गया। हमें बताना है x - y डिवाइडेड बाय 100। अभी इसे भी सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से समझिए पूछना क्या चाह रहा है। जितना इंक्रीज मेरे पास यहाँ पे सीता की सैलरी में हुआ है वो कितने प्रतिशत ज्यादा है जो इंक्रीज हुआ है किससे, गीता की सैलरी में। इसका मतलब यही है x - y डिवाइडेड बाय y, मतलब जो इंक्रीज गीता की सैलरी में हुआ उससे कितने परसेंट ज्यादा इंक्रीज हुआ है सीता की सैलरी में, ये बता दो। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इनका रेशियो ले लेते हैं। मेरे पास ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। सीता की सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है ज्यादा, 1 रेशियो का। ये है मेरे पास 4 पे 1 रेशियो का ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो कितना हो गया 25%। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, आप वरना वैल्यू रखना चाहो तो आप कहेंगे सर 25 - 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 100%, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। इस लाइन का मतलब समझ गए तो आप थोड़ा इजीली कर पाओगे, आपको एक एक चीज पे जाना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ क्या कर रखी थी, देखो पहले यहाँ पे गीता का रेफरेंस दे रखा है, लेकिन जब परसेंटेज इंक्रीज इन सीताज मंथली सैलरी, तो यहाँ पे पहले जो x दे रखा है वो सीता के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली क्या होता है कि जो पहले चीज दे रखी होती है हम मानते हैं उसके लिए x होगा, और जो बाद में दे रखा है उसके लिए y, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जो पहले दे रखा है उसके लिए है y और जो बाद में दे रखा है उसके लिए दे रखा है x। तो ध्यान से पढ़ के करने वाला सवाल था, सिली मिस्टेक से बचना है आपको। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था, लॉजिक सिंपल था, लेकिन स्टेटमेंट्स इस तरह की अगर फिर से आपको एग्जाम में मिले तो कर लेना। परसेंटेज चैप्टर में भी काफी स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें भी काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। जैसे उसी तरीके का एक सवाल ये था मेरे पास, रामू क्या करता है 72% अपने इनकम का खर्च कर देता है। इनकम बढ़ गई 12% से, तो उसका एक्सपेंस 5% से इंक्रीज हो जाता है। तो अगर रामू पहले y सेव करता था और इंक्रीज के बाद अगर वो x सेव कर रहा है, तो हमें बताना है x - y डिवाइडेड बाय y इंटू में 100% क्या होगा। अब इसका मतलब क्या है, आप यहां पे इजीली कह सकते हैं भैया परसेंटेज इंक्रीज बताना है मुझे, सैलरी में कितना है। पहले y इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, अब कितना सेव कर रहा है, x कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा कर रहा हो, तो x - y क्या होगा, जितना सैलरी में इंक्रीज हुआ, ये ओल्ड सैलरी है, ओल्ड मतलब सेविंग है, ये मेरी इंक्रीज इन सेविंग है, इनटू में 100%। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग क्वेश्चन में बस यही पूछा है। ऑल्दो आप निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना बस इस क्वेश्चन का मतलब यही है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो किस तरीके से करूंगा, आप कहेंगे सर इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा ऐसे ही बताते हो कि अगर फ्रैक्शन दे रखा हो तो आप स्प्लिट कर लो, अदरवाइज क्या करो, इनकम को 100 मान लो। इनकम इतनी, एक्सपेंस कितना है 72%, तो 72, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 28 की हो जाएगी। अब इंक्रीज इन इनकम कितना है मेरे पास, हमने कहा 12 है, इसका 12% तो 12 हो गया। एक्सपेंस में कितना इंक्रीज है 5%,
इसका 5% निकालूंगा तो 5% 1/20 होता है, 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या है 3.6 आ जाएगा। इंक्रीज इन सेविंग कितना होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8.4। अब 8.4 इसका कितना प्रतिशत है हमें ये बताना है। आपको पता है 28 इंटू में 3 कितना होता है 84, तो यहां पे कितना आ जाएगा 3 टाइम्स तो नहीं जा रहा, पूरा का पूरा 0.3 टाइम्स जा रहा है, परसेंटेज में करूंगा तो 30% हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी सेविंग इंक्रीज करी 30%, यही हमसे पूछा है। अब बाकी आप करना चाहो एक एक वैल्यू निकाल के तो आप कर सकते हो, फिर एडिंग करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी है जिससे वो क्या करता है 15% उसका यूज करता है हाउस रेंट देने में, 20% ऑफ द रिमेनिंग वो खर्च करता है हाउस होल्ड आइटम पे, और 25% ऑफ द रिमेनिंग वो इनकम टैक्स के तौर पे देता है। 15% ऑफ द रिमेनिंग वो क्लोथ पे खर्च करता है और उसके पास बचते हैं 10404। तो हमें बताना उसकी सैलरी क्या है। सिंपल सवाल है, सैलरी ये हो गई, 15% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 85%। 85% को 17/20 लिख सकते हैं। फिर उसने क्या करा 25% ऑफ द रिमेनिंग, बचा हुआ पैसा ये है, इसका 25% खर्च कर दिया हाउस होल्ड आइटम्स पे, तो सेव कितना करेगा 75%, जिसे मैं 3/4 लिख सकता हूं। अब जो पैसा बचा उसका 25% इनकम टैक्स में गया तो बचेगा कितना 75%, मतलब 3/4। अब जो पैसा बचा उसका 15% क्लोथिंग पे चला गया तो बचेगा कितना 85%, जिसे 17/20 लिख सकते हैं। और अब उसके पास टोटल कितना पैसा बचा 10404। हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। चार ऑप्शंस भी मुझे दे रखे हैं, ऑप्शन सारे 22,000 से 25,000 की रेंज में जनरली लाई कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, देखो कैलकुलेशन करना कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10404 अगर आपको स्क्वायर की ट्रिक्स याद है तो आपको पता होगा 10404 कब आता है, ये कुछ और नहीं है 102 इंटू 102 है, ये 102 का स्क्वायर होता है। मैंने आपको सिखाया 102 का स्क्वायर क्या होता है। अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, लास्ट की डिजिट का स्क्वायर करते हैं, 100 से कितना ज्यादा है हम कंपेयर करते हैं कि 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर करा लास्ट के 2 प्लेस में, और फिर इसमें 102 है तो इसमें 2 जोड़ दिया तो ये आ गया 10404, ये स्क्वायर हो गया 102 का। ये चीज मैंने स्क्वायर वाली ट्रिक्स में बता रखी, कैलकुलेशन ट्रिक्स से 3.5 घंटे की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो मेरे को ये 10404 देखते ही ये समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया आपको पता है, देखो 17 इंटू 3 51, 51 इंटू 2 होता है ना ये 102, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई 2, ऐसे इससे काटूंगा तो ये 2 आ गया। अब आंसर क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास यहाँ पे 20 इंटू 4 80, 6400 इंटू में 4, सैलरी आ गई मेरे पास 128002 की पावर्स में चल रहा है, सॉरी 256, ठीक है। वरना आप ये देख सकते थे, देखो यहाँ पे 4 सारे 2 के मल्टीपल है और बाकी जीरोज हैं बस, तो 2 के पावर्स में कौन सी वैल्यू आती है 256 आता है 2 की पावर में, और उसके बाद 2 जीरो, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक आदमी अपनी इनकम का 35% खाने पे, 4/13 रिमेनिंग ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। तो उसकी इनकम को मैं फिलहाल में आई मान लेता हूं, जनरली स्टार्ट कर देते हैं। 35% खर्च करा तो बचेगा कितना 65%, इसे 13/20 लिखा जा सकता है। अब जो बचा उसका 4/13 खर्च करेगा तो 13/4 खर्च कर दिया तो बचेगा 9। तो अब उसके पास इतना पैसा बचा है ट्रांसपोर्ट के बाद, कुछ और खर्चा करता है, फिर उसके बाद वो 6300 रुपीज सेव भी कर लेता है। जो ये 6300 रुपीज है ये किसके बराबर है, द लेटर बीइंग इक्वल टू 20% ऑफ द बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट जस्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फूड एंड ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद जितना पैसा बचा, ठीक है, उसके बाद जो वो सेव करता है वो कितना है 20% इस अमाउंट का, 20% करूंगा तो 1/5 आ जाएगा। और ये किसके बराबर दे रखा है, कि हमें दे रखा है 6300 के बराबर। हमें क्या बताना है, हमें मंथली इनकम बतानी है, जो कि है ये। क्लियर हो गया। एक पर्सन था, उसने कुछ पैसे अपने फूड पे खर्च करे, रिमेनिंग अमाउंट ये बचा, इसका 4/13 खर्च करा ट्रांसपोर्ट पे तो रिमेनिंग बचा इतना। अब उसके पास क्या है, उसकी सेविंग जो है वो 6300 रुपीज की है, जो कि क्या है 20% उस पैसे का जो इन दोनों हेड्स पे खर्च करने के बाद बचा। तो इन दोनों पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उसका 20% मैंने निकाला, वो इसके बराबर दे रखा है।
सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। आप किससे काट सकते हैं? यहाँ पे देखो 9 से काटूंगा तो ये 700, 13 से 13 कट जाएगा, तो यहाँ पे 20 इंटू 500, तो ये आ जाएगा 70,000। दिस इज माई आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास, प्रणव ने जितने भी उसके पास पैसे थे उसका 30% अपनी वाइफ को दे दिया, 86% बचेगा अपने दोनों बच्चों में बांट दिया। अब जो पैसा बचा उसका आधा उसने अदर थिंग्स पे खर्च कर दिया, और जो उसके पास बचा हुआ पैसा है वो है 98,000 जो उसने बैंक में जमा किया। तो इनिशियली उसके पास कितने पैसे थे? आप कहेंगे सर इनिशियली आई अमाउंट मान लेते हैं, 30% वाइफ को दे दिया तो बचा 70%। अब उसके बाद उसने 86% अपने दोनों बच्चों में बांट दिया, तो बचेगा कितना? उसके बाद बचेगा 14%। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो उसका पैसा है इसका 50%, इसका आधा उसने किसी और चीज पे खर्च कर दिया, तो आधा बचेगा जो कि उसने बैंक में डाल दिया। और बैंक में कितना पैसा डाला उसने? 98,000। ये मेरी इक्वेशन बन गई। सोल्व करके हमें आई का मान बताना होगा कि क्या है। ठीक, तो सोल्व करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि 7 इंटू 14 तो 98 ही होता है, तो कट गया। ठीक है, यहां पे बचा 1000, फिर 3 जीरो यहां पे और आ गई, फिर है 2, तो मेरे पास 2 ही मल्टीपल बचेगा, मतलब 2 और उसके बाद कुछ 0 0 0 0 जितनी भी आनी होंगी वो आएंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा। कितनी जीरो है इसमें लगा लो, 3 और 3 6, एक और लगा लो। सही से बना देता हूं वरना किसी का कमेंट आएगा सर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ठीक है, चले आगे। अब इलेक्शन पे बेस्ड 3 सवाल है, तीनों जो मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूं। वैसे तो और भी क्वेश्चंस आए होंगे इलेक्शन पे, लेकिन वो इजी रहे होंगे। तीनों क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल हैं, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन है जब अब मैं आपको मॉक में भी इतने भी नहीं डालता, इससे थोड़ा लाइट वर्जन भी डालता हूं ना, तो आप कहने लग जाते हो सर मॉक रेलिवेंट बना दिया आपने। लेकिन वो क्वेश्चन जो डाले जाते हैं आपके एग्जाम को देखते हुए डाले जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दुखी करते हैं। ठीक है, अब सोल्व करेंगे और समझेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका एग्जाम टाइम में क्या हो सकता है। देखो क्वेश्चन में कहता है 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन है, जो कैंडिडेट हारा है उसे 42% मिले हैं वैलिड वोट्स के, और इलेक्शन को वो इतने वोट से हार गया। वैलिड वोट्स सॉरी इनवैलिड वोट्स अगर इतने थे और 30% लोग इलेक्शन में भाग ही नहीं लिए थे, तो हमें बताना है कि अप्रोक्सीमेट कितने % लोग रहे होंगे जिन्होंने वोट ही नहीं डाली। वो भी किसमें बताना है? मिलियंस में बताना है, अप्रोक्सीमेशन में बताना, और यहां पे वैल्यू दे रखी है। पहली चीज तो यह कि देखो हमें मिलियंस की आदत नहीं है, हम इंडियंस हैं, हम लैक्स में चीजों को देखते हैं। तो मिलियन में पूछा है तो पहले मैं बेटर कर लेता हूं कि चलो यार मैं इसे लैक कर लेता हूं, और ये हमसे क्या पूछा है? अप्रोक्सीमेशन में पूछा है, तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, रफली आइडिया लगाएंगे और उससे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो लास्ट के लिए छोड़ो, क्योंकि इतनी गंदी गंदी सी वैल्यूज है, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, और वैसे भी अप्रोक्सीमेट में पूछा है। अब मैं सोल्व करता हूं। देखो मेरे पास क्या होता है, पहले टोटल वोट्स होती हैं, ठीक है, फिर उसमें से कुछ लोग देने नहीं जाते इलेक्शन, तो मेरे पास वोट्स पोल्ड होती हैं। कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं बस आपको। और वोट जो डाली जाती है उसमें से कुछ वोट्स क्या हो जाती है? इनवैलिड हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो वैलिड वोट्स होती हैं फाइनली हमारे पास वो बचती हैं, जिसके इलेक्शन डिसाइड होता है कि कितने लोग जीते कितने लोग हारे। ठीक है, अब यहां पे क्या दे रखा है? जो वैलिड वोट्स हैं, जो कैंडिडेट हारा उसे कितने मिले? 42% मिले। तो वैलिड वोट्स को अगर मैं फिलहाल 100% मान लूं, तो आप कहेंगे सर लूजर को अगर कितने मिले? यहां पे 42% मिले, तो विनर को कितने मिले होंगे? 100 माइनस 42, ये मिले होंगे 58%। और आप कह सकते हैं कि जो जीता होगा कैंडिडेट वो कितने % वोट से जीत गया? 16% से। तो 16% वैलिड वोट्स का किसके बराबर है? इस वाली वैल्यू के बराबर है। हमें अप्रोक्सीमेशन में पूछा ना, तो हम लैक्स में लेके चलेंगे। तो इतनी पूरी वैल्यू लिखने की जगह आप सिर्फ लैक्स में लिख लो। मेरे पास 25,45,800 है, तो 25.45 लिख लूं सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके कुछ ज्यादा बदलाव आने वाला नहीं है, क्योंकि 10 लाख के वेरिएशन में ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये मेरा 16% ऑफ वैलिड वोट है। टोटल वैलिड वोट्स अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा 25.45 लैक्स डिवाइडेड बाय 16, और इनटू में क्या कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं। ये क्या आया मेरे पास? वैलिड वोट्स आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतने वोट्स इनवैलिड हुए थे, ये कितने? 3,65,500, तो 3.65 लाख मान लो फिलहाल। तो मैंने कहा इसमें 3
65 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये किसका मान आएगा मेरे पास, ये मान आ जाएगा मेरे पास टोटल वोट्स पोल्ड। इनवैलिड वोट्स को इसमें जोड़ दिया तो वोट्स कितने डाले गए, ये वो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया था, आप कहेंगे सर टोटल जितने थे मेरे पास, टोटल जितने भी डाल सकते थे, 30% लोगों ने वोट नहीं दिया था। 30% वोट टोटल का अगर नहीं दिया था लोगों ने, तो कितने लोगों ने दिया होगा, 70% लोगों ने। तो टोटल जो लोग वोट डाल सकते थे उसका 70%, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल वोट्स पोल्ड। तो ये 70% का मान है, तो डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 कर सकता हूं मैं। ठीक है, 70% का मान ये, वरना ऐसे देख लो, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, कितने लोग हैं 30%। 70% का मान ये है, तो 30% का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, यहां 30% का मान हो जाएगा, यहां पे 70 से डिवाइड करो और 30 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है? ठीक है, दिस इज माई आंसर। अब ये सारा का सारा पोर्शन बस समझाने के लिए था, तो ये भी हटा देता हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपको सोल्व करके ये बताना है, और ये वन लाइनर इक्वेशन आपको बनानी थी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। ठीक है, जिसके कंसेप्ट मजबूत होंगे वो तो कर लेगा, जिसके वीक होंगे वो फंस जाएगा कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, यहाँ पे कैलकुलेशन आ गई, ये आ गया, वो आ गया, इस तरह की चीजें। चलो, अब अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना है तो घबराना मत, कैलकुलेशन से आप डायरेक्टली बस करते चलो। जैसे ये 16 है, 16 से मैं इसे काटूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 16 1 जा 16, और 94 आएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, फिर मेरे पास 145 आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 1.59 कर दूंगा, इंटू 100 है तो 159, ये लैक्स में चल रही है सारी चीजें, तो इस पूरे को 159 हो गया, उसमें 3.65, तो 162.365 लगभग ये हो गया, इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 7, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड 7 से करो, या फिर पहले 7 से डिवाइड कर लेता हूं, छोटी वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्सीमेशन मुझे वैसे ही मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 162 लगभग कितने टाइम्स आएगा, पहले तो आप 3 टाइम्स करेंगे 21, नहीं सॉरी 2 टाइम्स करेंगे 14, और फिर मेरे पास यहाँ पे 22 बचा, लगभग 3 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। उसके बाद कुछ वैल्यू जाएगी, 23 में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 69, हमें लैक्स में अगर बताना हो तो कितना आएगा, लगभग 70 लाख अप्रोक्सीमेटली जाएगा ऑप्शंस के हिसाब से। तो ये आंसर आ जाएगा। हर स्टेप पे आपको कैलकुलेशन बचानी है, अगर आप पूरी कैलकुलेशन करने लग गए तो हो गया काम। 10 लाख के वेरिएशन में आंसर दे रखे हैं तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, लगभग कर लो अपना आंसर। देखो रेंज क्या होती, 23 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाता, या फिर हो सकता है यहाँ पे 24 भी हो जाता, तो भी क्या फर्क पड़ता, 24 इंटू 3 72, 23 इंटू 3 69, तो गैप तो मेरा 3 लाख का ही रहता ना, यहाँ पे 10-10 लाख का गैप है। तो इस तरीके से आप समझिए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए। ये वाला सवाल और ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 पार्टीज के बीच में इलेक्शन हुआ, 83% वोटर्स ने अपनी वोट डाली, जिसमें से 4% इनवैलिड हो गई। पार्टी ए को इतनी वोट्स मिली जो कि 83% थी टोटल वैलिड वोट्स की। तो हमें बताना है टोटल कितने लोगों ने इलेक्शन में भाग लिया था, जो एनरोल्ड थे इलेक्शन में। ठीक है, पूरी वोटर लिस्ट हमें बतानी है बेसिकली। तो टोटल वोटर लिस्ट को 100% या वी मान लिया मैंने, तो 83% लोगों ने वोट डाला, तो इसका 83%। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इनमें से 4% इनवैलिड हो गई, तो वैलिड वोट कितनी होंगी, 96% होगी इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पार्टी ए को कितनी मिली, इतनी वोट्स मिली जो कि 83% थी टोटल वैलिड वोट्स का, तो इसका 83% निकालेंगे वैलिड वोट्स का, तो ये हो जाएगा मेरे पास 156611। हमें बता दो सोल्व करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी वी की। अब बताओ, ये और ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह रहा है, कंसीडर इंटीजर पार्ट ओनली। इसका मतलब हो सकता है कि ये वाली वैल्यू जो है इससे पूरी की पूरी कटे ना, हो सकता है कट भी जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कटेगी या नहीं कटेगी। और वैसे भी कैलकुलेशन बहुत आसान नहीं है, 83 का टेबल हमें नहीं पता, बाकी सारी चीजें हमें नहीं पता, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे एग्जाम टाइम में, कर पाना पॉसिबल नहीं है, इतना मुश्किल है। अब दूसरी चीज आती है, हम ऑप्शंस पे देखते हैं। यार मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अब यहां पे ये है, ये 234 है, 258 है, यहाँ पे 234, 23 लाख, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू चली गई, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे 2,36,807 कुछ ऐसा दे रखा है।
तो ये वाली वैल्यू तो बहुत बड़ी हो गई, तो ये तो एलिमिनेट कर ही सकते हो आपकी। यहाँ पे देखो जब बात चल रही है ना टोटल वैलिड वोट्स का 83%, 96%, 83% कर रहा हूं, तो ये 1,56,000 है, तो टोटल वैल्यू मेरी 23 लाख तो नहीं जा सकती, ठीक है, ये तो उसका 10% भी नहीं है। तो यहां पे अगर ओवरऑल करूंगा तो ये कंबाइंड होकर 10% तक वैल्यू थोड़ी लेके जाएगा, तो ये तो काट दो। इन तीनों में से आंसर आएगा। अब इन तीनों में भी दो ऑप्शन क्लोज है और ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा दूरी पे है, तो आप एलिमिनेट करना चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो कि यार ये वाली वैल्यू मेरे पास 258 के आसपास है, फिलहाल मैंने चलो 260 मान ली, ठीक है, इसका 83% निकालो, फिर उसका 96 करो, फिर 83 करो, स्टिल अ लॉन्ग प्रोसेस। बट अगर ये दोनों ऑप्शन होते खाली या ये दोनों होते तो भी मैं अप्रोक्सीमेशन ट्राई कर लेता, लेकिन ये दो ऑप्शन तो काफी ज्यादा क्लोज है और अगर इन दोनों में से आंसर है तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और मैं कुछ बच नहीं सकता उससे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको लास्ट के लिए ही छोड़ना है और करना नहीं है। अब लास्ट में भी कैसे करना है उसके बारे में बता देता हूं। इसमें से अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो काफी ज्यादा टाइम आपका जा सकता है, तो आप किस तरीके से देखिए, मैं इफेक्टिव चेंज निकालने की कोशिश करूंगा। यहां पे देखो, यहां पे वैल्यू मेरी कितने से डिक्रीज हुई, आप कहेंगे सर 17% से डिक्रीज हुई, यहां पे 4% से डिक्रीज हुई, जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से चल रहे हैं, और यहां पे फिर से 17% से वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। अब मेरे पास 17 और 17 का इफेक्टिव डिक्रीज आप बता सकते हैं कितना होगा, 17 प्लस 17 34 और माइनस में 17 इंटू 17 289 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 2.89, तो ये वाली वैल्यू तो आ गई मेरे पास 31.11%। इन दोनों का इफेक्टिव डिक्रीज आ गया मेरे पास। अब इसके साथ 4% का अगर मैं निकालूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर 31 और 4 35.11 और 31.11 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 124.44 आएगा डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास इधर बचेगा माइनस का 1.244 आप कह सकते हैं, लगभग ये वाली वैल्यू आएगी। और ये मुझे बताना पड़ेगा कि क्या ओवरऑल नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव वैल्यू यही आएगी। फॉर्मूला पता है ना इफेक्टिव डिक्रीज का, वही हम यहां पे यूज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास जो नेट डिक्रीज देखने को मिल रहा है, अगर आप यहां पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस में 33.24 है, 11 है, 1387, लगभग अप्रोक्सीमेटली ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, अप्रोक्स में देख रहा हूं मैं। तो इतना डिक्रीज हो गया, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू टोटल वोट्स का कितने परसेंट होगा, इतना परसेंट डिक्रीज कर दो तो मेरे पास बचेगा यहां पे 66.13% लगभग, ठीक है। तो 66.13% इसे रिप्रेजेंट करता है और हमें 100% का मान बताना है, तो 100% मेरे पास क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू निकाल लो, ये 156,611, कुछ मत सोचो, अप्रोक्सीमेशन करना है ना, 66.33 मैं बस 66 ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं पॉइंट सिर से डिनोमिनेटर जिससे डिवाइड कर रहा हूं वो वाली वैल्यू ज्यादा है, तो जो मेरा आंसर आएगा उससे बिल्कुल जरा सी वैल्यू मेरी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो 66 से काट के तो देखो एक बार कहां तक हम पहुंच पा रहे हैं यहाँ पे। आप कहेंगे सर पहले 2 जा जाएगा, मेरे पास 132 आएगा, 24 246 बचा, फिर कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स पूरा नहीं जा पाएगा तो 3 टाइम्स जाएगा मेरे पास, और यहां पे 3 टाइम्स करूंगा तो 198 और यहां पे 48 बचा, फिर 481 कितने टाइम्स जाएगा 66 से, 8 टाइम्स नहीं जा पाएगा, लगभग 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है। फिर 7 टाइम्स करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, तो स्टार्टिंग की 3 डिजिट मुझे दिख रही है कि ये लगभग 237 के आसपास है। अब स्टार्टिंग की 3 डिजिट यहां पे देखो, 234 ज्यादा पीछे हो गया, 236,807, क्या ये 237 के आसपास जा रहा है, और हमें पता था जो आंसर आएगा उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी, तो इसके सही होने की चांसेस ज्यादा है। तो दिस इज व्हाट वी कैन सी इन दिस क्वेश्चन कि ये वाला ऑप्शन थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। अगर यहाँ पे ये 0.11 की 13 की जगह 0.5 होता है या कुछ और होता तो उस केस में फिर ये वाला ऑप्शन की भी प्रोबेबिलिटी बन जाती, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस 0.3% की वजह से नहीं जाएगा, तो मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा। चलें क्या आगे, अगला सवाल, अगेन अ गुड क्वेश्चन बट डुएबल क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है एक इलेक्शन है जिसमें एक वोटर को 3 कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट को वोट करना है और एक नोटा का ऑप्शन भी दे रखा है जिससे कि वो सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करें। तो मैं कैंडिडेट ए बी सी और एक नोटा 4 कैंडिडेट को फिलहाल मैं मान लेता हूं जिसमें वोट किया जा सकता है, ठीक है। द 3 कैंडिडेट्स गेट वोट्स दैट आर 6 टाइम्स ऑफ नोटा। जो अगर
जो नोटा को वोट मिले हैं, सपोज एक्स मिले हैं, तो इन 3 कैंडिडेट्स को टोटल मिला के कितने वोट्स मिले होंगे, ऊपर की साइड लिख देता हूं, इन्हें मिले हैं 6 गुना, तो इनका टोटल वोट्स है 6x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द विनर गेट्स वोट्स दैट आर ट्वाइस द सेकंड रनर अप वोट्स। देखो, अगर विनर में मान लेता हूं फिलहाल ए है, तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट रनर अप और इसे बोलेंगे सेकंड रनर अप। तो जो ए के वोट्स हैं वो किसके बराबर हैं, सेकंड रनर अप के डबल, तो इसके वोट 2c के बराबर हैं, ये हमने मेंशन कर लिया। द फर्स्ट रनर अप गेट्स 900 वोट्स मोर देन नोटा। नोटा के जो वोट्स हैं फर्स्ट रनर अप को, जो कि बी है, इससे 900 ज्यादा मिले हैं। और जो सेकंड रनर अप को डिफीट करता है 150 वोट से, अगर इसे डिफीट कर रहा है सेकंड रनर अप को 150 वोट से, तो मतलब इसके वोट्स 150 कम होंगे इससे, तो इसके वोट्स हो जाएंगे x प्लस 750। हाँ, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे 6x प्लस x, 7x का हमें मान बताना है। एक तो आप ये कर सकते हैं 7 से मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रखा है तो वही आंसर होगा। तो 7 से मल्टीपल अगर आप चेक करना चाहें तो मेरे पास पहला ऑप्शन तो मेरे ख्याल से नहीं कट रहा 7 से, दूसरा काटूंगा 37, 35, 21, ये भी नहीं कट रहा, तीसरा ऑप्शन 7 से कट रहा है क्या, 45, 52, 9, 35 ये कट रहा है क्या, ये 7 से कट रहा है, 11, 47, 42 ये भी नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा है, तो इसके करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा थे। तो स्टार्टिंग में भी ये चीज देख लेते तो हमारा आंसर आ जाता, बाकी हम सोल्व कर लेते हैं। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई सी के, ए के वोट डबल थे सी से, तो इसका डबल अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1500। अच्छा, टोटल वोट्स कितने हो गए मेरे पास यहाँ पे इन तीनों कैंडिडेट्स के, रिलेशनशिप क्या है, 6x के बराबर होंगे इन तीनों के वोट्स। तो यहां पे तो मेरे पास है 2x, x और x, 4x, तो बचा 2x। ये 2x किसके बराबर होगा, 1500 प्लस 924 और 750, 3150 के बराबर। ये 2x का है, हमें 7x का मान बताना है, तो इसमें 7/2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 7/2 से मल्टीप्लाई। सोल्व करके अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, पहले 7 से करना चाहो 7 से कर लो, तो या फिर उससे करना चाहो यूनिट डिजिट से भी अगर हम करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे 5 आएगा, 5 × 7 5, तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, 2 ऑप्शन बचे। और उसके बाद लगभग 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 9000 और 12000 के बीच में आएगा, 17000 नहीं दे सकता, तो यही आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेशन से करना है तो ये, वरना मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा 11025। चले आगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। आई होप दिस सेशन इज यूजफुल टू यू, आपको समझ आया होगा एग्जाम में कैसे सवाल आ रहे हैं, उसे किस तरीके से आपको सोल्व करना है। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए अगर आपको लगता है गाइडेंस की नीड है, प्रिपरेशन की नीड है, आपको और चीजें सीखनी है, आपको अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी है अपकमिंग एग्जामिनेशंस की, तो आप आरबी के ऑफिसर बैच से जुड़ के कंप्लीट तैयारी मेरी गाइडेंस में कर सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज प्लस पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, जिससे कम टाइम में प्रिपरेशन हो पाए। और साथ ही साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे जिसे मैथ्स का खाली पढ़ना है तो वो मैथ्स का देख सकता है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको सबसे बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश की गई है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।